हेलो एवरीवन। आज का हमारा अध्ययन विषय है अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं जिसके अंतर्गत उप विषय है युद्ध अपराध। युद्ध अपराध जिसे अंग्रेजी में वॉर क्राइम कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध में संलग्न राज्यों को स्थल, जल अथवा आकाश युद्ध में प्रचलित एवं मान्य नियमों के अनुसार बर्ताव करना पड़ता है। नियमों के अनुसार व्यवहार करते रहने पर युद्ध उचित समझा जाता है, अन्यथा अनुचित माना जाता है। युद्ध संबंधी परंपरागत नियमों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भंग करना ही युद्ध अपराध कहा जाता है। जो व्यक्ति युद्ध के नियमों को तोड़ता है उसे युद्ध अपराधी की संज्ञा दी जाती है। युद्ध अपराध सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्य हैं जिन्हें करने वाले पकड़े जाने पर शत्रु द्वारा दंडित किए जाते हैं। इनमें ऐसे कार्य सम्मिलित होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों के अपने राज्य के कानून के प्रतिकूल होते हैं, विरुद्ध होते हैं। जैसे हत्या करना, व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई लूटपाट करना, शत्रु राज्य की ओर से अथवा उसके आदेश से युद्ध के नियमों के विरुद्ध किए गए कार्य। अतः हम कह सकते हैं कि युद्ध संबंधी नियमों को तोड़ना युद्ध अपराध कहलाता है। ओपेनहीम ने युद्ध अपराधों के 4 प्रकार बतलाए हैं। नंबर 1, सशस्त्र सेना के सदस्यों द्वारा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करना। नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों द्वारा युद्ध के कार्य जो सशस्त्र सेना के सदस्य नहीं हैं, जासूसी तथा युद्ध संबंधी राजद्रोह। और नंबर 4, लूटपाट के लिए घूमना और लूटपाट करना। इसके अलावा भी युद्ध के नियमों के उल्लंघन करने के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे समक्ष देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ हम जिक्र कर सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं विषैले अथवा निषिद्ध अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना, धोखा देने के लिए बीमारी या घायल होने का बहाना करना, बीमारी या घावों के कारण असमर्थ सैनिकों को मारना या उनको घायल करना, हत्यारों को धन देकर उनसे हत्याएं करवाना, निर्दोष असैनिक शत्रु व्यक्तियों को मारना, युद्ध के मैदान में मरे हुए लोगों की लाशों को विकृत कर देना, युद्ध के मैदान में मरे हुए लोगों की धनराशि या बहुमूल्य वस्तुओं को छीन लेना, आरक्षित एवं खुले शहरों पर आक्रमण करना, उन्हें घेर लेना या उन पर गोलीबारी करना। ऐसे अनेकों कार्य हैं जिसे कि युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व साधारणतया युद्ध अपराधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाता था। उस समय युद्धग्रस्त पक्षों में जब संधि हो जाती थी तो वे अपनी संधियों में क्षमादान की शर्त रखते थे। अतः युद्ध अपराधियों को युद्ध में किए गए अनुचित या अवैधानिक कार्यों के लिए कोई दंड नहीं दिया जाता था। परंतु प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात वर्साय की संधि जो कि 1919 में हुई, उसके अनुसार इस प्रथा का अंत करते हुए मित्र राष्ट्रों को यह अधिकार माना गया कि युद्ध के नियमों और प्रथाओं का उल्लंघन करने वालों जर्मनों पर सैनिक न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा सकता है। सही मायने में युद्ध अपराधों को आगे बढ़ाने का उसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने का कानूनी आधार है। ओपेनहीम कहते हैं कि युद्ध में अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाने का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य तथा व्यक्ति गंभीरतम अपराध करने पर उत्तरदायी बनाए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने वाला कार्य करता है तो वह अपराधी है। इसी प्रकार गंभीरतम अपराधों के लिए व्यक्ति को ही उत्तरदायी माना जाएगा, चाहे राज्य का घरेलू नियम इस बारे में मौन हो। जब हम युद्ध अपराध की बात कर रहे हैं तो न्यूरेमबर्ग
न्यायाधिकरण का जिक्र करना उचित होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के न्यूरेमबर्ग नामक स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिए एक न्यायालय स्थापित किया गया था। जर्मनी की नाजी पार्टी के प्रमुख नेताओं पर इस न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और अनेक को दंडित भी किया गया। अगस्त 1945 में 4 बड़े मित्र राष्ट्रों फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ के बीच यह समझौता हुआ कि युद्ध अपराधियों का पता लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाए। इस समझौते में न्यायाधिकरण के नियमों और कार्यों का वर्णन किया था। इन्हीं के अनुसार न्यूरेमबर्ग न्यायालय का गठन किया गया था। धन्यवाद।